बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में जो भी कुछ हलचलें हो रही होती हैं, जो भी कुछ नए कार्यक्रम हो रहे होते हैं, नई गतिविधियां हो रही होती हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं सही समय पर। कोशिश यही रहती है कि आप भी उनसे लाभ लेकर अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ रहने वाला है आज के एपिसोड में खास जानने के लिए आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास है आज सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से हम सीधा आपको जानकारी देते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ अलग हो रहा है। तो फिर आइए जानते हैं आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, क्या कुछ खास जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार द्वारा एक साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल इसको एनआईसी की मदद से लॉन्च किया गया है। एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर उन्होंने बनाया है और केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से यह साथी पोर्टल बना है। साथी का मतलब होता है SATHI, यानी सीड ऑथेंटिफिकेशन, ट्रेसिएबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा किसान भाइयों? ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जैसे बाज़ार में नकली बीज आ रहे हैं या बीज का कुछ वो नहीं पता पड़ पाता। कई बार कुछ व्यवसायी उसको सीधे मंडी से भी लेके बीज कह के बेच देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं। इसमें क्या रहेगा, सीड का ऑथेंटिफिकेशन भी रहेगा कि ब्रीडर सीड कहाँ बना, फाउंडेशन सीड कहाँ बना, फिर सर्टिफाइड कहाँ हुआ। सीड टेस्टिंग एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, लाइसेंसिंग एजेंसीज इन्वॉल्व रहेगी, भारत सरकार इन्वॉल्व रहेगी, प्रदेश सरकार इन्वॉल्व रहेगी, और जो सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज हैं, जो कंपनियाँ बना रही हैं, ये सब इन्वॉल्व रहेंगे। किसानों का भी उसमें नाम रहेगा। तो आप कभी भी बीज को किसी भी स्टेज पर चेक कर सकते हैं कि इसका ब्रीडर कहाँ बना था, फाउंडेशन कहाँ बना था, कौन सी एजेंसी ने सर्टिफाई किया। अपने आप उससे एक सर्टिफिकेशन भी हो जाता है, जिससे कि जो हम मैनुअल रूप से करते थे तो गलती होने की संभावना रहती थी, वह भी अब नहीं रहेगी इस पोर्टल के रहने के बाद। तो ज़्यादा इसमें जैसे ही रजिस्ट्रेशन, अगर इसका रजिस्ट्रेशन इसमें लोग नहीं कराएंगे या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो उनकी बीज की विश्वसनीयता उतनी नहीं मानी जाएगी कि ये बीज कैसा है, क्या है, लोगों को भ्रम ही रहेगा उसके बारे में। तो इसलिए साथी पोर्टल पर सारा बीज का ज़रूर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और इसमें जो राज्य सरकारें हैं उनको केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रालय द्वारा काफ़ी ट्रेनिंगें समय समय पर दिया जा रहा है, और कुछ काफ़ी राज्य तो इसमें ऑनबोर्ड हो गए हैं साथी पोर्टल पे। बाकी राज्य जो नहीं हो पाए उनसे भी निवेदन है वो ऑनबोर्ड हो जाएंगे जल्दी ही, शीघ्र। और इसलिए ट्रेनिंग तो दी जा रही है, और साथ साथ इसमें जो भी सुधार या कोई सजेशन आता है तो वह भी हम इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। तो इसीलिए साथी पोर्टल में जो लोग नहीं हैं सभी लोग आ जाइए, उसमें रजिस्टर हो जाइए। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं पॉली हाउस में टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर की खेती आप कई वर्षों से कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा बदलाव कर लें, उसकी खेती पॉली हाउस में करें, एक नियंत्रित तापमान में करें, तो निश्चित तौर पर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। किस तरह से ये संभव हो सकता है, कौन सी सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है, किस तरह से हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं इसमें आपका सहयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं, और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ? ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, अपनी अलग सोच और कुछ नया करने की चाह के चलते एक मुकाम हासिल किए हुए हैं। यानी कि देश के सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के सेगमेंट में किन किसान से मुलाकात होगी, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट, कैमरा, एक्शन करने वाले हैं।
मिलिए अमर पड़वाल से। आज से कुछ दिन पहले तक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। ये आज खेती कर रहे हैं और ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। खुद का रोजगार शुरू करने की इनकी चाहत को फिल्मों की चकाचौंध भी नहीं रोक पाई। 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, आपको तो पता ही है। लॉकडाउन में ये ख्याल आया कि यार कुछ तो एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए, और मेरी पैदाइश हुई थी फार्मिंग बैकग्राउंड वाले घर में, तो फार्मिंग में ही कुछ बिजनेस करना है ये पहले से तय था। तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल और लॉकडाउन के 3 साल, ऐसे लगभग 6-7 साल मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि मुझे फार्मिंग में क्या बिजनेस करना है। ढूंढते मुझे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला। फिर जो भी बिज़नेस हम ढूंढते हैं उसके अच्छे भाग, बुरे भाग, मतलब उसके बेनिफिट्स, उसके लूप होल्स, इसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जब मैंने मशरूम का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये इस बिज़नेस में वेस्टेज से हम सोना उगा सकते हैं। जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है फार्मिंग वेस्ट, इससे निकलता है सबसे बढ़िया जो जिससे हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं, बट है प्योर वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट। उसी दौरान मुझे कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव के बारे में पता चला। वहाँ जाके मैंने संपर्क किया तो वहाँ पे मुझे श्री डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े सर से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुझे यही बिजनेस करना है। फिर सितंबर 2020 में इसका मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना, ट्रायल करना शुरू किया। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीव। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीव की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। तो ये करना था मुझे मेरे गांव में, जो बॉम्बे पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मार्केटिंग। स्टार्ट करने के बाद जैसे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगते हैं 45 डेज। इसके 45 डेज में चैलेंज था मेरे सामने कि इसका वेंडर ढूंढे, जो मैं सक्सेसफुल हुआ और मुझे पुणे का एक वेंडर मिला जो मेरे यहाँ पे आके मेरा मटेरियल लेके जाता था पुणे में, और वहाँ पे वो सेल करता था। इस तरह से इसका सेल हुआ। ये जो बैग है, एक बैग बनाने में मुझे लगभग 50 से 55 रुपए का खर्चा आता है, और इस एक बैग से मुझे लगभग समझ लिए 1.5 से 2 किलो का प्रोडक्शन मिलता है। और इसका अब भी इसका मेरा 150 रुपये केजी पर केजी का रेट मुझे मिल रहा है। उसमें सब खर्चा इंक्लूडेड है। तो लगभग अगर काउंट करें तो 50 से 55 रुपए की लागत में मुझे 300 रुपए का प्रोडक्शन मिलता है। अमर ने नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े का कहना है कि विश्व में शिटाके मशरूम के बाद ढींगरी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अमर ने इन्हीं से मशरूम उगाना सीखा। यहाँ के किसान भाई जो महाराष्ट्र के हैं, बहुत सारे यहाँ ओस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करते। अभी देख लिया तो ये ओस्टर मशरूम 4 प्रकार के मशरूम हम कल्टीवेशन कर सकते। तो उसमें बटन मशरूम है, ओस्टर मशरूम है, उसको ढींगरी भी बोलते। उसके बाद जो वाइट मशरूम है वो भी कल्टीवेशन कर सकते। उसमें शिटाके मशरूम के बाद ये जो हमारा ओस्टर मशरूम सेकंड नंबर पे आ जाता है। और इसका जो कंजम्पशन है जो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है। और उसके बाद हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग मशरूम का कंजम्पशन करते हैं। जो किसान भाई है इसको कम दामत में इसको प्रोडक्शन कर सकते। तो ये जो इसका कल्टीवेशन है तो लगभग 300 बैग का यहाँ हमारे यहाँ से केवीके से इन्होंने जब ट्रेनिंग लिया, जो कृषि और किसान मंत्रालय है उसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग लेते। तो इसमें हमने ये ढींगरी मशरूम का फार्मर के लिए
एक ट्रेनिंग रखा था, उसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग देके जो फार्मर अभी ट्रेन हो गए तो उन्होंने ये प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर दिया। और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समर में भी ये मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे और इसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पर जो मार्केट्स है तो उसको वो सप्लाई कर रहे। तो इसका जो बेनिफिट्स है वो फार्मर को भी अच्छी तरह मिलता है। और उसके बाद ये जो मशरूम है कम दामत में, और जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है तो उसको लेके हम इसका प्रोडक्शन कर सकते। तो 200 एग्रीकल्चर वेस्टेज है, उसमें सोयाबीन का है जो भुस्सा रहता है, शुगर केन का रहता है, पैडी का रहता है, वीट का रहता है, तो इसका भुस्सा यूज़ करके ये मशरूम का प्रोडक्शन करते। तो यहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लोरिडस साजर का जो स्पीशीज़ है इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ब्लू ओस्टर है, येलो ओस्टर है, ये भी जो मशरूम है यहाँ पर कल्टीवेशन करके ये ज़्यादा उत्पादन लेके ये फार्मर यहाँ पर बेनिफिट कर रहे। जब हमारे यहाँ के वीके में ये ट्रेनिंग लेके जाते तो इसका जो जब स्टार्ट करते तो ये हम पूरा उसको केवीके के माध्यम से जो बेनिफिट्स है या कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ गए इनका प्रोडक्शन में तो हम वहाँ पर जाके उनके मशरूम यूनिट को विजिट करते। जो भी वहाँ पर डिसीज या पेस्ट का प्रादुर्भाव आ गया है तो उसके ऊपर उनको सजेशन दे के या मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटेजी है वो उनको बताते और ये अच्छी तरह प्रोडक्शन करते। मशरूम की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। बाय प्रोफेशन मेरा मास्टर हुआ है हिंदी लिटरेचर में। मैं टीचिंग फील्ड में काम कर चुकी हूँ, लेकिन जॉब या नौकरी करना मतलब उतनी खुशी नहीं दे रहा था। खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ होना चाहिए और खेती से संबंधित हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए मैंने उनसे भी ये कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी ये व्यवसाय करते हुए, इसीलिए मैं उनसे जुड़ गई। मशरूम के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है डी विटामिन, जो सिर्फ हमें सूरज की किरणों से मतलब सुबह की जो किरणें होती है उसी से मिलती है। वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो एकमेव सब्जी है जो मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, उसी से मिलती है। अमर को खेती शुरू किए महज 3 साल हुए हैं। अभी उनके पास 300 बैग हैं। हालांकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 800 बैगों की क्षमता विकसित की है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी के लिए आइए अब रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे कृषि और पशुपालन क्षेत्र में हाल ही में शुरू की गई कुछ नई योजनाओं की। इन योजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से पशुधन सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। सरकार ने ऐसी नीतियां तैयार की हैं जो पशुपालन को लाभदायक बनाएगी और पशुधन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। इन योजनाओं के अंतर्गत पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान, उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिनी डेयरी योजना और पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता भी मिलेगी, जिससे वे पशुपालन में और निवेश कर सकेंगे। इससे न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके साथ ही किसानों को बाजार में उचित मूल्य दिलाने के लिए मार्केट लिंकेज और नए व्यापार अवसरों पर भी जोर दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। जब सपने मिट्टी से मिलते हैं तो किस्मत की